नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने PSIR लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में देखा और उनसे एसोसिएटेड स्कॉलर्स को भी पढ़ा हमने। साथ ही हमने जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसका एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया था पिछले क्लास में ही। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें यूँ ही मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। तो देखिए कि आज हम मॉडर्न लिबरलिज्म यानी कि पॉजिटिव लिबरलिज्म से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं क्लास का एक UPSC 2019 का क्वेश्चन है उससे करते हैं। जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसी के साथ आपका मॉडर्न जो लिबरलिज्म है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसी क्वेश्चन को हम लोग आधार बनाकर हम मॉडर्न लिबरलिज्म को पढ़ लेंगे। उसके बाद उनसे एसोसिएटेड जो थिंकर्स हैं जैसे कि L.T. हॉबहाउस, लास्की, उसके बाद जो TH ग्रीन है, इनको भी हम लोग फिर साथ में पढ़ेंगे। और उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तो हम आज ही के लेक्चर में हम नियो क्लासिकल लिबरलिज्म भी पढ़ेंगे। तो लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहें हमारे साथ। देखें, UPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, कंपेयर निगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, निगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी के बारे में आपने पढ़ रखा है। क्लासिकल लिबरलिज्म को ही निगेटिव लिबरलिज्म कहा जाता है। अब ये कैसे भिन्न है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि मॉडर्न जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उससे कैसे डिफरेंट है, हम इसके बारे में देखते हैं। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी कि लगभग आपको 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, UPSC में आप जानते हैं कि वर्ड लिमिट होता है, आपको लिमिटेड वर्ड में ही अपनी बात कहनी होती है और एक प्रभावी ढंग से कहनी होती है। तो PSIR के जो सब्जेक्ट है उसमें प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को कैसे रखें, तो उसकी कुछ आपको मैंने टिप्स बताए थे। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर्स को कोट करें, उनकी आइडियोलॉजी को कोट करें और बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आप आंसर करें। ये नहीं कि आपका जो कोई भी स्टेटमेंट है वो ओपन इंडेड हो और वो इंटरप्रिटेशन के लिए उपलब्ध हो, यानी कि उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड एंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कि हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं। अगर ये क्वेश्चन लिखने के लिए आए एग्जामिनेशन में 2019 में ही पूछा गया था, तो शुरुआत कीजिए आप एक लिबरलिज्म का, एक लिबर्टी का आप कंसेप्ट जो इसने क्वेश्चन में डाला है कि कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी को आप डिफाइन कर दें इंट्रोडक्शन में। लिबर्टी के बारे में जो भी आपके पास जानकारी है उसको 20 से 30 वर्ड में कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर आप सीधे कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करने का मेथड जो है, आप पेज को 2 भाग में डिवाइड करके इसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पर। देखिए हम कंपेयर देखते हैं। आपको दिमाग में होगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या क्या बोलता है और फिर उसके अपोजिट में देखिएगा कि मॉडर्न लिबरलिज्म कैसे उसके अपोजिट में बात करता है। तो सबसे पहले आपको पता था, हमने बताया था कल क्लासिकल लिबरलिज्म में कि इंडिविजुअल पर क्या सोच थी क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि निगेटिव लिबरलिज्म का। तो निगेटिव जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसमें देखिए यहाँ पर ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इधर आप लिखेंगे क्लासिकल, ये क्लासिकल लिबरलिज्म हो गया, और इधर है अपना मॉडर्न लिबरलिज्म। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल के बारे में हमने आपको बताया था कि ये किसकी बात करता है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। पॉजेसिव इंडिविजुअल, और आपको मैंने समझाया था कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है। ये इस विचारधारा में विश्वास रखता है कि इंडिविजुअल ने जो भी अर्निंग की है वो अपने एफर्ट से की है और इसीलिए सोसाइटी को पे बैक करने का कोई उस पर ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। लेकिन यहीं पर जो मॉडर्न लिबरलिज्म है ये बोलेंगे कि जो भी अर्निंग हुई है इंडिविजुअल ने की है वो दोनों के एफर्ट से हुई है। पहला कि इंडिविजुअल का भी एफर्ट है और उसमें सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इंडिविजुअल को चाहिए कि वो सोसाइटी को पे बैक करे। यानी कि ये किसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ मैन की। हम लिख सकते हैं इसको प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ मैन। और प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ मैन में अभी मैंने बताया कि इसका मानना ये है कि सिर्फ इंडिविजुअल की एफर्ट ही काफ़ी नहीं होती बल्कि सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन होता है उसके उत्थान में, एक इंडिविजुअल के उत्थान में। जो भी उसने कमाया है, जो भी उसने पोजीशन हासिल की है, उसमें सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं आपका जो कंट्रीब्यूशन शामिल है।
इसीलिए ये बात करेंगे प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ मैन की, और इसलिए ये बात करेंगे कि हमें सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ इंडिविजुअल पर सोच। दूसरी आप डिफरेंस दे सकते हैं यहाँ पर सोसाइटी। ये सोसाइटी को कैसे देख रहे थे? सोसाइटी को ये आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन बता रहे थे। सोसाइटी एज ए आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन देखिए, आपको ये ना साथ साथ आपका रिवीजन भी होता जा रहा है पिछले क्लास का। तो इन्होंने बोला कि सोसाइटी क्या है? आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। सोसाइटी का अपना कोई सेपरेट विल नहीं है। सोसाइटी का जो विल है वो एक एक्यूमुलेटेड विल ऑफ इंडिविजुअल ही है। इंडिविजुअल का जितने भी जो पार्टिकुलर इंडिविजुअल हैं उनका ही विल को एक इकट्ठा कर दिया जाए तो वो सोसाइटी का विल बनता है, सोसाइटी की सहमति बनती है, सोसाइटी की मर्जी बनती है। तो ये इन्होंने बोला कि सोसाइटी क्या है? आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन यहीं पर ये क्या बोलेंगे, जो मॉडर्न लिबरलिस्ट हैं वो बोलेंगे कि सोसाइटी इज ए नेचुरल बीइंग। सोसाइटी इज नेचुरल। और ये नेचुरल क्यों मानते हैं? क्योंकि सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है। अभी हमने देखा कि आपकी जो भी इंडिविजुअल की ग्रोथ हुई है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का, उसके लिए क्या है? सोसाइटी की भी एफर्ट है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है। और सोसाइटी क्या कर रहा है? इसके इंडिविजुअल के नेसेसिटी को पूरा कर रहा है। इसीलिए सोसाइटी क्या है? नेचुरल है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं? लेजस फेयर स्टेट की बात करते हैं। लेजस फेयर स्टेट, आपको बताया था कि ये लेजस फेयर स्टेट की बात करते हैं, यानी कि वैसा स्टेट जो कि इंडिविजुअल के काम में, एक्शन में इंटरवेंशन ना करे, इंटरफेयर ना करे, यानी कि नॉन इंटरवेंशन स्टेट की बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिस्ट। हमने पिछले क्लास में देखा था। जो यहीं पर ये क्या बोलते हैं? ये बोलेंगे कि स्टेट की इंटरवेंशन जरूरी है, जो कि जो पिछड़े वर्ग है, जो पुअर एक्सप्लॉयटेड क्लास है, पुअर क्लास है, उसके लिए वेलफेयर काम करने के लिए। यानी कि ये मानेंगे कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो नेसेसरी है, लेकिन नेसेसरी किस लिए है? कि गरीबों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो लेबर क्लास हैं, जो एक्सप्लॉयटेड क्लास हैं, है ना, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके उत्थान के लिए वेलफेयर का काम किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेट के इंटरवेंशन को मानेंगे। ये बोलेंगे कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो डिमिनिश नहीं करता आपके लिबर्टी को। इंटरवेंशन ऑफ स्टेट डज नॉट डिमिनिश लिबर्टी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किसकी बात करेंगे? ये जब लेजस फेयर स्टेट की बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, वहीं पर ये बात करेंगे वेलफेयर स्टेट की। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का मतलब कि स्टेट वैसी गवर्नमेंट जो कि आपकी एम्पावरमेंट, पीपल को एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, एजुकेशन की व्यवस्था करती है, हेल्थ की व्यवस्था करती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देती है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो काम करती है, डिफरेंट तरीके के पॉलिसीज़ बनाती है ताकि जो गरीब वर्ग है उसका उत्थान हो सके। तो ये कौन बात करेंगे? मॉडर्न लिबरलिज्म। और ये चूँकि ये मानते हैं कि लिबर्टी को इससे नुकसान नहीं पहुँचेगा स्टेट के इंटरवेंशन से, इसीलिए ये पॉजिटिव लिबरलिज्म कहे जाते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी ऑफ कॉन्सेप्ट यही है कि स्टेट का इंटरवेंशन से कोई नुकसान नहीं है लिबर्टी को, बल्कि वो इनेबलर है, लिबर्टी को बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर पॉजिटिव रोल देख रहे हैं ना, स्टेट का ये पॉजिटिव रोल देख रहे हैं, इसीलिए इनको बोला गया है पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबरलिज्म का ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चौथा पॉइंट दे सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी के बेस पर। अब देखिए, क्लासिकल जो लिबरलिज्म था वो इक्वालिटी को क्या मानते हैं? कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। फोर्थ पॉइंट आप दे सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ये क्या मानते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये मानेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इनका इक्वालिटी का कंसेप्ट क्या है? कि हर एक लोग, इन्होंने बोला था ना कि हर एक इंडिविजुअल क्या है? इक्वल है। कल मैंने जॉन लॉक का स्टेटमेंट आपको बताया था, जिनका कहना था कि जो इंडिविजुअल है दे आर इक्वल।
इक्वल बाय नेचर, यानी कि ये बोलेंगे कि लॉ के समक्ष सब लोग क्या है, बराबर है। यहाँ पर जो मॉडर्न लिबरलिस्ट हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म में हम जब देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, तो ये भी मानते हैं कि लॉ के समक्ष सब कोई बराबर है, लेकिन इसके साथ बात करेंगे ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करेंगे। आपको याद होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 में दोनों का जिक्र है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ को बोला जाता है वो है नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो है पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट। कैसे है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो पॉजिटिव कंसेप्ट का लिबर्टी किस तरह से है, अगर आप सोचें इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेट का इंटरवेंशन चाहता है कि ताकि लोगों को भी, जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी लॉ का असिस्टेंस मिले, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाए लॉ के तहत। ठीक है, यानी कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी स्टेट का वहाँ पे रोल है क्या है कि लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है कंसेप्ट ऑफ जो इक्वालिटी है, इसमें ये दोनों को मानेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आप आर्टिकल 14 जाकर आप फिर से पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म का सोच है, उसमें विचारधारा है, और कहाँ पे मॉडर्न लिबरलिज्म का विचारधारा है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्री मार्केट पे। ठीक है, ये हाँ, एक और बात यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, यहाँ कंसेप्ट ऑफ जो इक्वालिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म, ये दोनों में कुछ समानताएं भी है। क्लासिकल लिबरलिज्म भी एब्सोल्यूट इक्वालिटी में विश्वास नहीं रखता है, और ना ही मॉडर्न लिबरलिस्ट भी एक एब्सोल्यूट का जो कंसेप्ट ऑफ ये इक्वालिटी है उसमें विश्वास नहीं रखता है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी का कहने का मतलब होता है कि ठीक है, आपने किसी को मीन्स तो दिया है उसको इनेबल करने के लिए, लेकिन आप उसका एंड भी आप ही डिसाइड करें कि एट द एंड सबके पास इक्वल रिसोर्सेस होना चाहिए। क्या कभी स्टेट ऐसा करती है कि अगर वो तो सिर्फ ये करती है कि वो कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ अपने पॉलिसीज में डिफरेंसेस लाती है, लॉ बनाती है ताकि लोगों को इनेबल किया जा सके। वो ये इंश्योर नहीं करती है कि एट द एंड रिजल्ट क्या होगा वो सेम ही होगा। एब्सोल्यूट जो इक्वालिटी है वो कंसेप्ट है कि एट द एंड जो है ना वो भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मान ले कि दो व्यक्ति हमारे क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने दोनों से टेस्ट लिया तो जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी कहेगा कि टेस्ट में भी उनका नंबर बराबर आना चाहिए, जबकि जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी को मानने वाले लोग नहीं हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे कि दोनों को शिक्षा बराबर दी जानी चाहिए, उसके बाद रिजल्ट डिसाइड करेगा दोनों के एफर्ट के अनुसार। ठीक है, तो दोनों नकारते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी को, ये आपको याद रहना चाहिए। एब्सोल्यूट इक्वालिटी को क्लासिकल लिबरलिस्ट भी नकारेंगे और मॉडर्न लिबरलिस्ट भी नकारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री मार्केट और इकोनॉमी की। आप नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, फ्री मार्केट और इकोनॉमी। यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म किसकी बात करते हैं? फ्री मार्केट की बात करते हैं और फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि हमने जेएस मिल पढ़ा था। जेएस मिल क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं। इसलिए तो हमने बोला था कि जेएस मिल क्या है, वो क्रॉस रोड ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म के क्रॉस रोड पर खड़े हैं। यही हमने बात की थी जेएस मिल के बारे में। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहने का मतलब कि जिनकी इनकम हाई है, तो यहाँ पर मॉडर्न लिबरलिस्ट क्या बोलेंगे कि जिनकी इनकम हाई है उनसे प्रोग्रेसिव वे में टैक्स लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और वो टैक्स का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? वेलफेयर काम के लिए करना चाहिए। यानी कि जो भी सरकारें डेवलपमेंट करती है, जैसे सड़क बनाती है, मोहल्ला में नालियाँ बनाती है, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ देती हैं, एजुकेशन की सुविधाएं करती हैं, तो ये जितनी भी तमाम तरह की जो वेलफेयर की सुविधाएं हैं वो कैसे चलता है? वो प्रोग्रेसिव टैक्स के अनुसार चलेगा। तो ये बोलेंगे फ्री मार्केट की बात करेंगे, कोई टैक्सेशन की बात नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पर जो मॉडर्न लिबरलिस्ट हैं वो बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फ्री मार्केट। ठीक है, और वहीं पर ये बात करेंगे
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की। राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिख सकते हैं ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी पॉइंट नंबर 6 पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कहने का मतलब है कि ये बात करता है कि जैसे कि स्टेट हमें बहुत कुछ देता है। अब स्टेट हमें जब बहुत कुछ देता है तो उसके प्रति हमें ऑब्लाइज्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जॉन लॉक जो बात करते हैं वो क्लासिकल लिबरलिस्ट के थिंकर हैं। तो क्लासिकल लिबरलिस्ट के स्कॉलर एज ए जॉन लॉक बात करेंगे कि स्टेट का काम क्या है, आपका प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल जो राइट्स है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्टेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके प्रति हमें ऑब्लाइज उसके बातों को मानना चाहिए। लेकिन अगर स्टेट उसमें फेल होता है तो ये क्या बात करते हैं कि रिवोल्ट भी हो सकता है, रिवोल्ट भी किया जा सकता है। तो रिवोल्यूशन की ये बात करते हैं, अगेंस्ट द स्टेट जाने की बात करते हैं। वहीं पर जो यहाँ पे टी.एच. ग्रीन है ये बोलते हैं कि स्टेट क्या है? एज ए वर्च्यू है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन की यहाँ पे बात करेंगे हम। टी.एच. ग्रीन, आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म के जो पहले जो थिंकर हुए वो कौन है? टी.एच. ग्रीन। ठीक है, टी.एच. ग्रीन यहाँ पे बात करेंगे कि स्टेट क्या है? स्टेट इज ए वर्च्यू। आप याद कीजिए ग्रीक फिलोसफर्स में प्लेटो और एरिस्टोटल को, वो भी क्या मानते हैं? स्टेट इज ए वर्च्यू। तो ये स्टेट को क्या है? वर्च्यू की तरह देखते हैं और ये बोलते हैं स्टेट हिंडर्स द हिंड्रेंसेस, स्टेट हिंडर्स द हिंड्रेंस, यानी कि स्टेट बाधाओं को के रास्ते में बाधा बनता है, यानी कि बाधाओं को स्टेट दूर करता है। ये टी.एच. ग्रीन बात करेंगे, इसलिए हमें स्टेट के प्रति ऑब्लाइज होना चाहिए। इनकी किताब भी थी टी.एच. ग्रीन की, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। याद रखिएगा टी.एच. ग्रीन का किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात हुई। उसके बाद लिबर्टी के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये लिबर्टी के बारे में कंसेप्ट क्या था क्लासिकल लिबरलिज्म का? आपको याद होगा कि एब्सेंट ऑफ ऑल द रेस्ट्रेंट्स, एब्सेंट ऑफ रेस्ट्रेंट्स इज लिबर्टी अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लिबरलिस्ट। नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट बोलता है कि लिबर्टी वो है जहां पर कोई भी रेस्ट्रेंट्स ना हो, कोई भी बाधाएं ना हो। ठीक है, वहीं पर जो मॉडर्न थिंकर्स, जो मॉडर्न लिबरलिस्ट हैं, वो बात करेंगे कि नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, सिर्फ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ही काफ़ी नहीं है, बट कंडीशन नेसेसरी फॉर द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। यानी कि ये बात बोलते हैं कि लोगों के कैसे डेवलपमेंट हो पाए वो भी जरूरी है लिबर्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, क्या वो लिबर्टी में जी रहा है? उसके पास पर्याप्त स्वतंत्रता है? आप बोलेंगे कि कैसे है, क्योंकि अगर आपने ढंग से क्लास किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि लिबर्टी तभी हो सकती है जब आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस हो। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे जाकर अपने अनुसार शिक्षा ले सकूंगा? नहीं ले सकता। अपने अनुसार काम कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा। जैसे कि मुझे बिल्डिंग की ज़रूरत है, मैं नहीं उसको फुलफिल कर सकूंगा। तो जब तक मुझे सोसाइटी, स्टेट ऐसा कंडीशन क्रिएट ना करे कि मैं अपने लिबर्टी को फ्रीली एक्सरसाइज कर पाऊँ, तब तक वो लिबर्टी नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लिबरलिस्ट। तो ये बोलते हैं कि एब्सेंट ऑफ रेस्ट्रेंट्स तो है ही, प्लस क्या होना चाहिए? कंडीशन नेसेसरी फॉर फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, आप देखे होंगे कि एक बहुत ज़्यादा आज़ादी का नारा लगता है, जेएनयू स्टूडेंट्स ज़्यादातर लगाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी। और वो जब आज़ादी का नारा लगाते हैं तो बोलते हैं कि हमें आज़ादी देश से नहीं चाहिए बल्कि देश में चाहिए।
और वो बात करते हैं कि भूखमरी से आज़ादी चाहिए, बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए। ये तमाम चीज़ जो कंस्ट्रेंट है आदमी के विकास में, उन सब से हमें आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए। तो आप देख रहे हैं वो कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न लिबरलिज्म का ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो जब भी आप जेएनयू में नारा लगे कि हमें चाहिए आज़ादी, तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए वो आज़ादी किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं। वो आज़ादी एक्चुअली भूखमरी से, बेरोजगारी से, ठीक है, गरीबी से, इन सब से वो आज़ादी मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आप अब समझ गए होंगे कि पॉजिटिव जो लिबरलिज्म है वो किस तरह से बात करता है, आपको एक आइडिया अब मिल गया होगा। अब इससे एसोसिएटेड जो थिंकर्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जो पहले थिंकर हुए टीएच ग्रीन। कौन हुए? टीएच ग्रीन। टीएच पहला थिंकर है इसमें, टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन का बुक का नाम अभी मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, यानी कि टीएच ग्रीन के अकॉर्डिंग आपको अभी पता चल गया होगा कि लिबर्टी क्या है। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए अपने बुक से, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। हम अभी उसकी बात करेंगे, उनके प्रिंसिपल्स की। तो देखिए टीएच ग्रीन का लिबर्टी पर क्या कंसेप्ट था, ऑन लिबर्टी। ये लिबर्टी किस चीज़ को मानते हैं? ऑन लिबर्टी। तो देखिए पहला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि लिबर्टी इज ए कैपेसिटी टू डू समथिंग। लिबर्टी इज अ कैपेसिटी टू डू समथिंग। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल असहाय है कुछ काम करने के लिए, तो क्या वो लिबर्टी फील कर रहा है? नहीं है। उसके पास स्वतंत्रता है, पर्याप्त नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास एजुकेशन होगा तभी आप इतने सक्षम होंगे कि आप डिफरेंट तरीके के नौकरियां ढूंढ सकें। अगर मान लीजिए कि आपका एक पार्टिकुलर वे में ही आपका एजुकेशन है या फिर बहुत लिमिटेड एजुकेशन है, तो अगर मान लीजिए कि क्लास 12 तक ही एजुकेशन है, तो क्या आप यूपीएससी का फॉर्म भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। तो आपके पास चॉइसेस क्या हो जाएंगे? लिमिटेड हो जाएंगे। अब आपके पास जो भी जॉब होगा वो क्लास 12 के ही लेवल का जॉब आपके पास आएगा, उसी में आप फॉर्म भर सकेंगे। तो क्या है कि इसलिए बोलते हैं कि लिबर्टी इज कैपेसिटी टू डू समथिंग। ठीक है, अब समझ में आ गया कि क्यों बोल रहे हैं ये, कि लिबर्टी क्या है? एक क्षमता है कि आप कुछ कार्य कर सके। ठीक है, सेकेंड बात ये बोलेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी। ठीक है, कहने का मतलब है, आपको शाब्दिक अर्थ तो दिखाई दे रहा होगा कि ह्यूमन का जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, वही क्या है? लिबर्टी को जन्म देता है। किस तरह से? तो देखिए हम लोग क्या हैं? वी आर द मैन, और एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें क्या चाहिए? अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये नेचुरल है कि जो इंडिविजुअल है वो डिमांड करेगा लिबर्टी। ठीक है, आप इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल डिमांड्स लिबर्टी। और यही इंडिविजुअल बीइंग का, जो ह्यूमन बीइंग का ही जो कॉन्शियसनेस है, वही क्या कर रहा है? लिबर्टी का कंसेप्ट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलते हैं, नेक्स्ट इनका जो प्रिंसिपल है ऑन लिबर्टी, वह है लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स। लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स। ठीक है, एंड राइट्स डिमांड्स स्टेट। ठीक, कहने का मतलब है, अगर पहला हाफ को देखें कि लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स, ठीक है, तो पहले हाफ का पहले आप समझ लीजिए कि कहने का मतलब क्या है लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट का। देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं
मैन और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जब ये बोल रहे हैं लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट। यानी कि जो राइट्स है, राइट्स होगा आपके पास तभी तो आपको लिबर्टी मिलेगी। और वो राइट्स कौन मुहैया करवाएगा? वो सोसाइटी मुहैया करवाएगी। आपको जो भी चीज़ें हैं वो सोसाइटी की से ही आपको मिलती है। ठीक है, तो ये राइट्स को देने वाला कौन है? यहाँ पर सोसाइटी है। और ये बताता है कि मैन और सोसाइटी में कैसा रिलेशन है। ठीक है, इसलिए बोला गया है लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट। ठीक, और वहीं पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, राइट्स डिमांड्स स्टेट। अब स्टेट क्या है? स्टेट इज ऑल्सो ए प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। ठीक है, यानी कि राइट्स क्या है? ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि स्टेट के द्वारा हमें राइट्स दिया जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्टेट क्या है? स्टेट राइट्स का ओरिजिनेटर नहीं है। कहने का मतलब, ये स्टेटमेंट कहने का मतलब है, फिर से मैं समझाना चाहूँगा कि स्टेट जो है वो राइट्स का जनक नहीं है। स्टेट्स के कारण हमें राइट्स नहीं मिले हैं, बल्कि हमें राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए हमने स्टेट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्टेट इज नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ राइट्स बट स्टेट कम्स टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। इसके कहने का मतलब है राइट्स डिमांड स्टेट। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये भी मानते हैं कि स्टेट जो है वो फॉर्मेशन किस हो रहा है, किसके वजह से? हमें राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि ये भी बिलीव करते हैं स्टेट के फॉर्मेशन का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। कल मैंने जो बताया था आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आप देखें कि टी एच ग्रीन का लिबर्टी पर क्या व्यू था, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं टी एच ग्रीन के ही बारे में। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था स्टेट, अब ये स्टेट की जो थ्योरी है उसमें फिट बैठती है। ये बोलते हैं विल, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे स्टेटमेंट को। विल नॉट फोर्स इज बेसिस ऑफ स्टेट। ये एज ए टी एच ग्रीन का स्टेटमेंट आपके यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विल नॉट फोर्स इज बेसिस ऑफ स्टेट। कहने का मतलब है कि जो स्टेट का जो फॉर्मेशन है ना, स्टेट जो बन रहा है, स्टेट का बेस क्या है? वो विल है, ना कि फोर्स है। स्टेट लोगों के विल पर बसा हुआ है, फोर्सफुली वो राज्य नहीं कर रहा है। स्टेट की जो कॉन्टिन्यूटी है वो फोर्सफुली नहीं है, बल्कि आधारित है लोगों के विल पर, लोगों की सहमति पर। इसका कहने का मतलब यही है। अब जब आप ये क्वेश्चन आप लिखेंगे तो किस किस बात को आप ध्यान में रखेंगे? तो आप सबसे पहले तो इनका बुक का जिक्र करेंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। दूसरी बात आप बोलेंगे कि जो टी एच ग्रीन का जो ये स्टेटमेंट था ये एज ए काउंटर व्यू ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू था। यानी कि मार्क्स की जो व्यू है स्टेट के प्रति, मार्क्स क्या बोलते हैं कि स्टेट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास का, और स्टेट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है कोवर्सन का, कि वो फोर्स जो है वो यूज करता है जो हैव्स नोट्स पे, और एक कैपिटलिस्ट क्लास को बढ़ावा देता है। ये मार्क्सिस्ट व्यू है स्टेट का। जब हम मार्क्स को पढ़ेंगे तब भी ये बात पढ़ेंगे। अब उसी को चैलेंज कर टी एच ग्रीन ने बोला कि ऐसा नहीं है कि स्टेट क्या है? कोवर्सन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोवर्सन है, बल्कि स्टेट क्या है? स्टेट की कॉन्टिन्यूटी इस वजह से है क्योंकि वो लोगों की सहमति से बनी है। ऐसा नहीं है कि वो फोर्सफुली एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बात को आप लिख सकते हैं। तो जो भी लिबरल्स है, जैसे कि आप देखें कि क्लासिकल लिबरल्स हैं या जो मॉडर्न लिबरल हैं, दोनों मानते हैं कि स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ विल। आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है वो याद होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई, उसके बाद स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों बात सहमत करते हैं, क्लासिकल लिबरलिस्ट और जो मॉडर्न लिबरलिस्ट है, दोनों इस बात से सहमत करते हैं। आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लिबरल्स स्टेट इज प्रोडक्ट ऑफ विल ऑफ ए मैन। ठीक है, वहीं पर फिर टी एच ग्रीन आगे की बात करते हैं कि स्टेट हिंडर्स द हिंड्रेंसेस। यानी कि स्टेट क्या करता है? स्टेट का काम क्या है कि जो भी आपके डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में, इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो भी बाधाएं हैं, उस बाधाओं को वो दूर करे, उस बाधाओं के रास्ते में वो बाधा खुद बने। ठीक है, और यहाँ पर एक और जो सोशियोलॉजिस्ट हुए मैकाइवर, इनका भी कहना था कि जो जनरल विल है, जो रूसो ने भी जनरल विल का कंसेप्ट दिया था, आगे हम पढ़ेंगे, तो जो जनरल विल है वो स्टेट का विल नहीं है, बल्कि जनरल विल इज द कलेक्टिव विल ऑफ इंडिविजुअल।
ये बात करेंगे कौन, मैकआइवर। और वो बोलेंगे कि स्टेट इसलिए कमांड करता है, स्टेट इसलिए आपको ऑर्डर करता है क्योंकि स्टेट बहुत सारा फंक्शन अपने आप में सर्व करता है। तो स्टेट अगर आपके प्रति इतने सारे ड्यूटी कर रहा है तो उसका अधिकार है कि वो आपको कमांड करे। और कमांड किस लिए कर रहा है, आपके ही राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसका काउंटर व्यू भी देख सकते हैं। काउंटर व्यू किसके तौर पर, ग्राम्स्की। आपके सिलेबस में ग्राम्स्की भी दिया हुआ है, ग्राम्स्की को भी हम पढ़ेंगे। ग्राम्स्की का कहना था कि ठीक है, मैकआइवर ने जो बोला कि स्टेट का कोई विल नहीं है, स्टेट का जो विल है वो लोगों का ही विल है। लेकिन इन्होंने बोला, ग्राम्स्की बोलते हैं कि जो लोगों का विल है ना वो एक्चुअली में मैन्युफैक्चर्ड विल है। ठीक है, ऐसा कहना ये गलत है कि वो स्टेट का विल नहीं है, स्टेट के द्वारा वो मैन्युफैक्चर्ड विल है, यानी कि स्टेट के द्वारा लादा गया है इंडिविजुअल्स पर। ये ग्राम्स्की बात करते हैं। ठीक है, वहीं हैबरमास बात करते हैं। एक हैबरमास भी थिंकर हुए जो कि उन्होंने बात की, आप उनका काउंटर व्यू लिख सकते हैं टीएच ग्रीन के काउंटर में, कि वो भी एक मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर हुए जो कि बोलते हैं कि जितने भी वेलफेयर स्टेट हैं उनमें भी लेजिटिमेसी क्राइसिस आ सकती हैं। ठीक है, लेजिटिमेसी क्राइसिस का मतलब होता है, लेजिटिमेसी का मतलब है कि जो पॉपुलर कंसेंट के तौर पर चल रहा है, लोगों के विल पर के तौर पर चल रहा है। उन्होंने बोला कि वेलफेयर स्टेट में भी लेजिटिमेसी क्राइसिस हो सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वेलफेयर स्टेट है लेकिन वहां पर लोगों की सहमति नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत जगहों पर देखा गया है। ये हैबरमास बात करेंगे। तो आप हैबरमास को भी कोट कर सकते हैं एज ए काउंटर ऑफ टीएच ग्रीन, एंड ग्राम्स्की को भी कोट कर सकते हैं। तो एक मुकम्मल आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ अ स्टेट। ठीक, तो हमने टीएच ग्रीन को देख लिया, टीएच ग्रीन की किताब को देख लिया। ठीक है, अब हम जो सेकेंड थिंकर हैं क्लासिकल लिबरलिज्म में उनकी बात कर लेते हैं। सेकेंड थिंकर हैं लास्की। लास्की जो हैं, लास्की का आपको पता होगा कि लास्की का प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज़्यादा है। जो हमारे जो डीपीएसपी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट 4 में जो निहित है, उसमें जो सोशल जो और जो लिबरल जो वैल्यूज़ है वो लास्की के प्रिंसिपल पर बहुत सारा बेस्ड है। ठीक है, लास्की ने शुरुआत किया था लिबरलिस्ट से। ये पहले लिबरलिस्ट थे, लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले थे। फिर इनका झुकाव हो गया सोशलिस्ट की तरफ। जब इन्होंने देखा कि सोशलिज्म में क्या है, स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है और जो प्रोग्रेसिव क्लास है उसको भी वो डीमोटिवेट कर रहा है, तो वो फिर से लौट के आए लिबरलिज्म में। ठीक है, और लेकिन उनका इंक्लिनेशन तो हमेशा सोशलिज्म की तरफ थोड़ा रहा है। इसलिए ये बात करते हैं, इसलिए ये मॉडर्न जो लिबरलिज्म है उसके थिंकर माने गए हैं, क्योंकि ये स्टेट के जो कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन है उसको ये सही ठहराते हैं। ये बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रीज जो लगाई जा रही हैं कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, उस पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट के द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, टैक्सेशन के को भी ये सही ठहराएंगे और बोलेंगे कि कैपिटलिस्ट क्लास से टैक्सेशन लेना चाहिए, एक स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपने कैपिटलिस्ट क्लास को फ्री छोड़ दिया तो हो सकता है कि स्टेट जो है वो रन कर लिया जाए, कैपिटलिस्ट उसको ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास ओवरटेक कर लेगा, जो कि फिर जो लोअर क्लास हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनके वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो लास्की क्या बात करते हैं, लास्की बिलीव करते हैं कि कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्रीज पर। लास्की का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। आप डीपीएसपी जो प्रिंसिपल है उसमें जब आप इक्वल वेजेज की जो बात की गई है तो वो लास्की के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आप लास्की के बारे में यहाँ पर हम जान सकते हैं। लास्की ने बोला था कि जो लास्की का लिबर्टी का जो कंसेप्ट है ना, इनका कहना है कि लिबर्टी इज पावर ऑफ एडिंग समथिंग। लिबर्टी इज पावर ऑफ एडिंग समथिंग। अब ये कैसे ऐड कर सकता है कुछ भी व्यक्ति, तो इसको ऐड करने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन कि ऐसा कंडीशन बनाए कि इंडिविजुअल इस लायक बन सके कि वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके।
तो यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं कि स्टेट को कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट करना चाहिए कि इंडिविजुअल इस लायक बन जाए कि वो फिर से सोसाइटी में आके कंट्रीब्यूशन कर सके। ठीक है, तब वो क्या होगा कि पावर ऑफ एडिंग समथिंग। दूसरी बात करेंगे, ये सेकंड जो है वो बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इन द वे ऑफ हिंड्रेंस। और जो भी इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो इंडिविजुअल के प्रोग्रेस में हिंड्रेंस ना बने। ठीक है, ये बी नंबर पे आप लिख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इन द वे एज ए हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये लास्की का कहना था। ठीक, तो ये हमने लास्की देख लिया। फिर अब हम नेक्स्ट जो थिंकर हैं इसमें वो देखते हैं हैबरमास, सॉरी एच.टी. हॉबहाउस। एच.टी. हॉबहाउस थर्ड, एच.टी. नॉट एच.टी. बट एल.टी. हॉबहाउस। ये भी क्या है, ये मॉडर्न लिबरलिज्म के स्कॉलर हैं। ये भी मानते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये भी मानते हैं ही ऑल्सो सपोर्ट्स फॉर द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और ये मानते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से जो है क्या है, स्टेट वेलफेयर काम करती है, जो कि लोगों के उत्थान में काम आता है। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम सोशल प्रोग्राम एंड टैक्सेशन पॉलिसीज आर एक्सटेंशन नॉट द रिवर्सल ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ अर्लियर लिबरल्स। ठीक है, और ये इसकी बात करेंगे कि जो भी वेल्थ का जो क्रिएशन हो रहा है वो इंडिविजुअल एफर्ट और प्लस सोसाइटी का एफर्ट का मिला जुला रूप है, और इसलिए इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, सोसाइटी में पे बैक करना चाहिए। ठीक है, और ये फिर बोलेंगे कि जो स्टेट का रोल होना चाहिए, प्रॉपर रोल होना चाहिए टू मैक्सिमाइज द एबिलिटी ऑफ लिबर्टी बाय रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट्स। तो जो भी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट्स है उसको दूर करने के लिए स्टेट को आगे आना चाहिए। ये बात कौन करेंगे, ये एल.टी. हॉबहाउस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के बारे में बात करें कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे इंडिया का रैंक लगातार बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं बिजनेस करने में उसको दूर करने की एक एक करके जो पैरामीटर्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लगभग 10-12 पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे वो काम कर रही है। ठीक है, जैसे कि टैक्सेशन है, या फिर उसमें जो रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, तो जो ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था उसको दूर करके उसमें सुधार लाया जा रहा है। लोन आपको जल्दी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये जो कंस्ट्रेंट था कि आपको लोन जल्दी नहीं मिलता है, उसको दूर करके आपको 59 मिनट्स पे ही गवर्नमेंट आपको लोन दे सकती है। उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐसा प्रावधान है एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टेट है वो किस तरह से लोगों के कंस्ट्रेंट्स को दूर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे की बात बोलते हैं कि स्टेट की कोई भी जो लोग है ना, उसको दूसरे के जो अच्छाई है उसको कोवर्स नहीं करना चाहिए, फोर्सफुली दबाना नहीं चाहिए। ये सही बात नहीं है। ठीक है, जैसे जेस मिल क्या बात करते हैं, जेस मिल बोलते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। अगर मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिससे दूसरा कोई प्रभावित हो रहा है तो वो उसके लिबर्टी का हनन होगा। ठीक है, इसीलिए आपको दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये भी बात वही बात करते हैं, जेएस मिल के वाली बात करते हैं, लेकिन उससे ये आगे बढ़ के बोलते हैं कि हमें इसलिए ये नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे के लिए ख़राब होगा या हमारा अच्छा उसकी अच्छाई से अलग है, हमारा जो भलाई है उसके भलाई से अलग है, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि आप जो भी फोर्स यूज कर रहे हैं दूसरे को दबाने के लिए, उससे आपका जो गुड है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, आपका गुड में बढ़ोतरी नहीं हो सकता है, आपकी भलाई में बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एल.टी. हॉबहाउस इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि मॉडर्न लिबरलिज्म को देख लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म को, दोनों की हमने थिंकर्स के भी बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट जो आता है वो है नियो क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक, नियो क्लासिकल लिबरलिज्म।
क्लासिकल लिबरलिज्म, राइट। अब देखिए नियो क्लासिकल लिबरलिज्म आया क्यों आया। अब आप बोलिएगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म में तो क्या था कि जो वर्कर क्लास थे उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो और ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई थी हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के बीच। इसीलिए क्या हुआ, कम्युनिज्म वाले जो रिवॉल्ट एंड सोशलिस्ट रिवॉल्ट होने लगा, तो लिबरलिज्म ने अपने आप में सुधार किया। लेकिन जब ये इतना अच्छा चल रहा था तो फिर हमें नियो क्लासिकल लिबरलिज्म की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए जो वेस्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, खास करके यूएसए और इंग्लैंड, वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्टेट से, और वो हर चीज़ में स्टेट की तरफ देखने लगे। तो स्टेट एक क्या है कि नैनी स्टेट की तरफ काम करने लगा। किसके तरह, नैनी स्टेट। नैनी स्टेट, नैनी स्टेट कहने का मतलब है कि वैसा स्टेट जो कि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, आपकी हर एक सुविधाओं को वो सब पूरी करे, आपकी जो भी मांग है उसकी पूरी करे। ठीक है, अब जब ऐसा होगा कि स्टेट बहुत ज़्यादा वेलफेयरिज्म का काम कर रहा है, हर एक सुविधा को आपको दे रहा है, हर एक डिमांड को फुलफिल कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि स्टेट के पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो वो रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। जब वो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिस्कल डिफिसिट। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फिस्कल, राजकोषीय घाटा। तो बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसीलिए इस टाइम पे बात चलने लगी नियो क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। यानी कि नियो क्लासिकल लिबरलिज्म बोलता है कि स्टेट शुड रोल बैक, यानी कि रोल बैक ऑफ द स्टेट का कंसेप्ट इन्होंने दिया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले जो अपनाया वो ब्रिटेन ने अपनाया, यूके ने। और वहाँ पर उस समय जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो मार्गरेट थ्रेचर थे। कौन थे, मार्गरेट थ्रेचर। यूके में उस समय थे मार्गरेट थ्रेचर। ठीक है, और यूएस में थे रोनाल्ड रीगन। इन दोनों ने इस प्रिंसिपल को अपनाया। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थ्रेचर। इसीलिए नियो क्लासिकल लिबरलिज्म का में जो इकोनॉमिक्स का विकास हुआ उसको थ्रेचरिज्म भी बोलते हैं, इसको थ्रेचरिज्म भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर एग्जामिनेशन में नियो क्लासिकल लिबरलिज्म की जगह पर थ्रेचरिज्म लिखा हुआ है। और इसको रेगनोमिक्स भी बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स एंड रीगन को मिलाकर रेगनोमिक्स बना दिया। ठीक है, तो इस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया किसने, रोनाल्ड रीगन ने और मार्गरेट थ्रेचर ने सबसे पहले। ठीक है, अब इसके जो कुछ स्कॉलर हुए उनका मानना क्या था कि बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ गया, स्टेट पे बहुत ज़्यादा डेफिसिट होने लगा, स्टेट को घाटा होने लगा। तो अब आप देख लें कि 1990s आते आते आपको पता होगा 1990s ये कौन सा दौर था। ये वही दौर था कि जब सिविल वार जो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हो चुका था, यूएस और खासकर यूएसएसआर के बीच में, दोनों गुटों के बीच में एक क्या था, सिविल वार का दौर चल रहा था। और 1990s आते आते जो यूएस की जो पॉलिसी थी वो ओवरटुक कर गई यूएसएसआर का, और यूएसएसआर का क्या हुआ, एक तरह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। आपको पता होगा ये। जब 1990 में वो डिसइंटीग्रेशन हो गया तो वहाँ भी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ भी क्या है, नियो क्लासिकल लिबरलिज्म पहुँच गया और एज ए शॉक थेरेपी पहुंचा। आपने पढ़ा होगा शॉक थेरेपी के बारे में कि जो कि वहाँ की इकोनॉमी जब डिसइंटीग्रेट हो गई तो इकोनॉमी को बचाने के लिए वहाँ पर एक कम्युनिज्म विचारधारा को हटाकर लिबर कैपिटलिस्ट विचारधारा आया और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नियो क्लासिकल लिबरलिज्म का प्रभाव कहाँ तक पड़ा, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1995 में, ठीक है, अराउंड 1995 आप देखेंगे कि WTO का भी गठन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेडेड उन कॉन्फ्रेंस में
ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक परिप्रेक्ष्य में आता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो फ्री ट्रेड की बात करता है, उसको दूर करता है जो भी बाधाएं हैं, और एक फ्री ट्रेड की बात करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1995 में भी WTO का रोल आ गया। तो आप देख रहे हैं कि नियो क्लासिकल लिबरलिज्म किस तरह से फ्लोरिश किया। ठीक है, अब इसके कुछ थिंकर्स हुए, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, आप इसको इकोनॉमिक्स से भी जोड़ के देख सकते हैं, जो कि अभी मैंने बताया। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में अलग अलग थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला थिंकर है वो है हायेक। ठीक है, हायेक को बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ओपोनेंट थे प्लानिंग का। आपको पता होगा कि USSR से, रसिया से ही हमने प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट है इंडिया ने लिया था। यानी कि जब भी प्लानिंग होगी तो किसके द्वारा होता है कि रिसोर्सेज की प्लानिंग में हम एक्चुअली करते क्या हैं कि रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट के द्वारा रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कौन से सेक्टर को हमें कितना रिसोर्सेज देना है। ठीक है, हायेक जो है वो नियो क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं, नियो क्लासिकल लिबरलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये क्या करेंगे, प्लानिंग जो भी है उसको बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। वो बोलते हैं कि एक एक्सपर्ट कितना भी एक्सपर्ट हो जाए वो अच्छा प्लान नहीं बना सकता है, और प्लानिंग विल फेल। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि प्लानिंग को फेल होना ही होना है। ठीक, उससे अच्छा यानी कि ये अगेंस्ट प्लानिंग है, आप बोल सकते हैं अगेंस्ट प्लानिंग। ये भी बात करेंगे क्या, दूसरा आप लिख सकते हैं कि ये भी बात करेंगे फ्री इकोनॉमी की, फ्री मार्केट की, फ्री मार्केट के फेवर में है। और ये बोलते हैं कि फ्री मार्केट जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। किसकी तरफ काम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह। जिस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब कि मेन पॉइंट है ब्रेन, और उसमें क्या है कि नंबर ऑफ मैसेजेस आते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स जाते हैं अलग हर एक पार्ट ऑफ बॉडी में। इसी तरह से ये बोलते हैं कि जो फ्री मार्केट है लाइक CNS है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहाँ जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि डिफरेंट एरियाज से वो इन्फॉर्मेशन को ले सके और इन्फॉर्मेशन को फिर डाइवर्ट कर सके। ठीक है, यानी कि ये भी फ्री मार्केट सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करते हैं सी, आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ये बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल है, ना कि स्टेट है। यानी कि स्टेट को इसलिए लाया गया है ना कि वो जस्टिस कर सके, लेकिन ये बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो इंडिविजुअल का कैरेक्टर है। इंडिविजुअल अपने रिलेशन में जस्टिस करते हैं, स्टेट का कोई कैरेक्टर नहीं है जस्टिस का। इसलिए ये जो नाम है कि जो जस्टिस करने के तौर पर आप स्टेट का इंटरवेंशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इसको प्लीज़ दूर कीजिए। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि जो सोशल जस्टिस का काम किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। ठीक, पहले ये इन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअल का काम है जस्टिस करना, स्टेट का नहीं है। और स्टेट बाद में ये बोलते हैं कि स्टेट जो सोशल जस्टिस के काम कर रहा है, सोशल जस्टिस का मतलब कि जो प्लानिंग के तौर पर, जो स्कीम्स पॉलिसीज के तौर पर वो काम कर रहा है, वो तो जिसके लिए वो बनाता है, प्लानिंग जो करता है, जो पॉलिसीज लेकर आता है, वो टारगेटेड पीपल तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप क्या हो रहे हो, बिल्कुल फेल हो रहे हो। तो आप सीधे मार्केट पे छोड़ दे। और इनका कंसेप्ट ये था, जो भी ये नियो क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं, उनका कंसेप्ट ये है कि अगर ऊपर वाला, यानी कि ऊपर वाला कौन, ऊपर वाला जो अपर क्लास है वो मजबूत होगा, तो वहाँ से क्या होगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो दी गई कि एक टपकन मेथड की, आप जानते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट टपकन मेथड की बात करते हैं, कि अगर ऊपर वाला जो अपर क्लास जो है वो मजबूत होगा तो उनसे जो रिसाव होकर रिसोर्सेज क्या है नीचे वाले तक आएगा। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं ये। तो ये बोलते हैं कि जो भी टारगेटेड सेक्शन के लिए बनाया गया वो एक्चुअली फेल कर गया। ठीक है, और वो जो है वो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा लूट लिया गया, वो बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ और उसके द्वारा लूट लिया गया। ये बोलते हैं कि जो प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन है वो एक्चुअली रॉबरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज लाइक ए बॉन्डेड लेबर, इट इज ए कोअर्सिव, यानी कि एक फोर्सफुली
आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के नाम पर आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों का जो कमाई है, जो अपने खून पसीना से उन्होंने कमाया है, अपने एफर्ट से, अपने स्किल से, उसको आप रॉबरी करने का काम कर रहे हो। ठीक है, ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुअर है, ठीक है, तो इसमें जो अपर क्लास के जो लोग हैं उनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है। उनका ये बोलते हैं कि जो पुअर लोग हैं वो पुअर इसलिए हैं क्योंकि उनका बैड लक है। ठीक है, और अगर हम मार्केट को ओपन करें तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उनका जो पुअर है, जो लोग हैं, उनकी स्थिति सुधरेगी। ये बोलते हैं इट इज ए मैटर ऑफ बैड लक अकॉर्डिंग टू हिम इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि जो आप बिल्कुल टैक्स के रूप में क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री से मनी ले रहे हैं, उसके जगह पर आपको चैरिटी के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। यानी कि स्टेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये प्रोत्साहन देना चाहिए कि ठीक है, आप टैक्स नहीं आप पे कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, चैरिटी की तरफ मुड़ेंगे और वो लोगों की भलाई के लिए चैरिटी करेंगे, जिससे जो पुअर लोग हैं उनका भी भला होगा। ये बात करते हैं हायक। आप इन सब पॉइंट्स को आप नोट कर ले, जो भी अभी तक मैंने बोला। ठीक है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये बोलते हैं क्या, कि चैरिटी को प्रमोट करना चाहिए। अब आपको पता होगा कि इंडिया में एक चीज़ चलती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। अब हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि हम चैरिटी करने के लिए भी हमने लॉ लेकर आए हैं कि इंडस्ट्रीज़ को चैरिटी करना चाहिए। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो बोलता है ना कि आपको 2% जो है अपने नेट जो प्रॉफिट का 2% आपको डोनेट करना चाहिए। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, वो सोसाइटी के लिए काम में लगाना चाहिए। तो हमारे लिए एक्चुअली वो फिर क्या है, ये जब हायक हैं उसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि ये भी एक कोर्शन है जो कि ज़बरदस्ती आप उनसे ले रहे हो। चैरिटी क्या होता है, अपने मन से किया जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये चैरिटी को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे लोगों का भला होगा। तो ये हो गए HA, ये हायक हो गए। नेक्स्ट इसमें थिंकर है थॉमबार्ड। नेक्स्ट जो थिंकर है रोथबार्ड, नॉट थॉमबार्ड, रोथबार्ड। ठीक है, ये और ज़्यादा क्रिटिकल होकर बोलते हैं, ये जो पॉलिटिशियन हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तो ये बोलते हैं कि ये गैंग्स ऑफ थीफ हैं, चोरों के गैंगस्टर हैं। कि जो पॉलिटिशियन है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या है कि चोरों का एक गैंग है जो कि आपके पैसे को चोरी कर रहा है। ठीक है, टैक्सेस के रूप में कर रहा हो, आप पे फाइन लगा रहा हो, इन सब के रूप में वो क्या कर रहा है, आपसे पैसे चोरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल बैंक को भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल बैंक को भी बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है फ्रॉड करने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कौन बात करेंगे, आप थॉमबार्ड बात करेंगे, MR मिस्टर मुरे थॉमबार्ड। सॉरी, मैं थॉमबार्ड बार बार बोल रहा हूँ, रोथबार्ड। ठीक है, इसलिए ये बोलेंगे कि जो स्टेट का इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो है रॉबर्ट नॉजिक को हम जब रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे वहाँ भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट नॉजिक के बारे में। रॉबर्ट नॉजिक की किताब है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। अब इसमें भी रॉबर्ट नॉजिक भी क्या बात करते हैं, मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। जो जॉन लॉक जो बात करते थे मिनिमल स्टेट की, उसी तरह से रॉबर्ट नॉजिक की भी बात करेंगे। और ये बोलेंगे कि स्टेट क्या है, स्टेट एक मेयर वॉचमैन है जो कि हमारे प्रॉपर्टी की रक्षा करता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो आप ये रॉबर्ट नॉजिक के बारे में जान लें। फिर है नेक्स्ट है फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं ये भी बात करेंगे, जो फ्री ट्रेड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म में हमने देखा था कि वहाँ पे फ्री ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे कौन, एडम स्मिथ। लेकिन उन्होंने बोला था कि फ्री ट्रेड के लिए क्या है, लिबर्टी ज़रूरी है, कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। ये उसके आगे जाके बात करते हैं, ये बोलते हैं कि मार्केट का फ्री होना, ठीक है, फ्री ट्रेड के लिए ज़रूरी है।
वो तो हम एडम स्मिथ ने भी बात किया था। लेकिन ये बोलते हैं कि फ्री ट्रेड जो है वो फ्री मार्केट के लिए ज़रूरी है, यानी कि अगर फ्री ट्रेड होगा उससे क्या होगा, फ्री मार्केट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ तक कि ये बोलते हैं फ्रीडमैन जो हैं वो फ्री मार्केट को एज ए गॉड प्रोजेक्ट करते हैं, कि जिस तरह से गॉड हमारे सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उसी तरह से अगर फ्री मार्केट सिस्टम हो, फ्री ट्रेड हो, तो वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। आप यहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन को लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये बोलते हैं क्या कि मार्केट जो है वो नेसेसरी है, फ्री मार्केट इज नेसेसरी फॉर द फ्रीडम, यानी कि लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से हमें देखा जाना चाहिए कि जो फ्री मार्केट है वो आपको फ्रीडम दे रहा है, वो आपको लिबर्टी मुहैया करवा रहा है। ये बात करेंगे मिल्टन फ्रीडमैन। तो हमने क्या देखा आज हमने क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म में कंपेयर देखा। मॉडर्न लिबरलिज्म के जितने भी थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनके बारे में हमने एक एक करके देखा। साथ ही जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में भी मैंने आपको बताया डिटेल से। उसके बाद फिर जो नियो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो क्यों आया और किस तरह से उसका प्रोजेक्शन हुआ और उससे एसोसिएटेड कौन से थिंकर्स हैं, कौन से स्कॉलर हैं और उनके क्या विचार है, इसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है, तो ये हुआ आज एक तरह से कि हमारा लिबरलिज्म लगभग ख़त्म हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से पहला कि क्लासिकल लिबरलिज्म आया, उसके अगेंस्ट में आया मॉडर्न लिबरलिज्म, फिर रिवाइव करने के लिए आया कौन, नियो क्लासिकल लिबरलिज्म। अब नियो क्लासिकल लिबरलिज्म के भी काउंटर में एक आएगा, वो है सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और सोशल लिबरलिज्म ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर जो हमने एक्सटेंशन देखा था कि मल्टीकल्चरलिज्म, इसे भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया होगा, लेकिन आप प्लीज़ इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।